स्वागत है। आज हम सीधे बात करते हैं 2025 के ग्राफिक्स कार्ड बाजार की। AMD और एनवीडिया के बीच जो जबरदस्त टक्कर चल रही है, उस पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास कुछ विश्लेषण है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, आज हम समझना चाहते हैं कि एनवीडिया की नई ब्लैकवेल मतलब RTX 50 सीरीज और AMD की RDNA 4 यानी RX 9000 सीरीज, इनमें क्या मुख्य अंतर है, परफॉर्मेंस कैसी है, कीमतें क्या हैं और कौन किसके लिए सही है। और हाँ, बजट सेगमेंट में इंटेल के आग बैटल मेज का भी जिक्र करना जरूरी है। तो चलिए इस सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत एनवीडिया से करते हैं। इनकी क्या खासियतें हैं इस बार? देखिए, एनवीडिया का जो दबदबा है वो हाई एंड सेगमेंट में तो बना हुआ है। परफॉर्मेंस टॉप नॉच, रे ट्रेसिंग में तो वो लीडर हैं ही, और उनका एआई इकोसिस्टम कूडा वाला वो बहुत मजबूत है। और वो DLSS 4 का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, DLSS 4 जो एआई से अपस्किलिंग करता है, और अब तो मल्टी फ्रेम जनरेशन भी, वो काफी एडवांस्ड है। इमेज क्वालिटी अच्छी रहती है, बेहतर हुई, पर वो एक पहलू तो है। अच्छा, अब जरा AMD की तरफ देखते हैं, उनका क्या नजरिया है? AMD का फोकस वो ज्यादा वैल्यू और मिड रेंज पर दिख रहा है। RDNA 4 आर्किटेक्चर में IPC मतलब इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक, उसमें काफी सुधार है। IPC मतलब प्रोसेसर एक क्लॉक साइकिल में कितना काम कर पाता है? हाँ बिल्कुल, और ये सुधार रे ट्रेसिंग में खास तौर पर ज्यादा है। वो ज्यादा VRAM भी दे रहे हैं, और उनका FSR 4 अपस्किलिंग वो भी अब AI पर बेस्ड है और काफी कॉम्पिटिटिव है। लेकिन उनके सामने भी चुनौतियां होंगी। हाँ बिल्कुल, मार्केट शेयर बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, और हाई एंड रे ट्रेसिंग में एनवीडिया से बराबरी करना वो अभी भी मुश्किल है। और जैसा आपने एनवीडिया के लिए कहा, AMD को भी एड्रेनलिन ड्राइवर्स में स्थिरता की दिक्कतें आई हैं। क्रैश होना, टाइम आउट होना, ये सब रिपोर्ट हुआ है। वैसे एक दिलचस्प आर्किटेक्चरल फर्क भी है। एनवीडिया का ब्लैकवेल वो ज्यादातर पिछले एडा लवलेस आर्किटेक्चर को ही बड़ा और तेज करके परफॉर्मेंस निकाल रहा है। मतलब क्लॉक स्पीड ज्यादा, यूनिट ज्यादा, पर IPC में बढ़त उतनी नहीं है। अच्छा। हाँ, जबकि AMD का RDNA 4 वो बुनियादी आर्किटेक्चरल सुधारों पर ज्यादा फोकस्ड है, तो वहां IPC गेन काफी ज्यादा है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए दोनों ने अलग रास्ते चुने हैं। अच्छा, अब गेमिंग पर आते हैं। 4K गेमिंग का क्या सीन है? देखिए, 4K में तो एनवीडिया का RTX 5090 सबसे पावरफुल है, कोई शक नहीं। लेकिन कीमत वो तो आसमान पर है। मतलब MSRP से भी बहुत ज्यादा। 5080 भी बहुत दमदार है। और AMD का RX 9070 XT वो काफी कम कीमत में एक बहुत अच्छा 4K एक्सपीरियंस दे रहा है, और कई बार तो वो अपने कॉम्पिटिटर RTX 5070 Ti से बेहतर भी परफॉर्म कर जाता है। और अगर कोई 1440p या 1080p पर गेमिंग करना चाहे? 1440p में मुकाबला बहुत क्लोज है। AMD का RX 9070 XT अपनी कीमत और परफॉर्मेंस के चलते, मतलब कई लोग उसे आम गेमर्स के लिए बेस्ट कार्ड मान रहे हैं। अच्छा। इनविडिया का RTX 5070 Ti पावरफुल है, नो डाउट, पर महंगा है। RTX 50 भी ठीक है, लेकिन उसका 12 GB VRAM वो भविष्य की गेम्स के लिहाज से थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ, आजकल गेम्स जिस तरह VRAM ज्यादा मांग रहे हैं। बिल्कुल, और AMD उसी सेगमेंट में 16 GB दे रहा है। जहां तक 1080p की बात है, तो AMD का RX 9060 XT, खासकर उसका 16 GB वाला वेरिएंट, वो जबरदस्त वैल्यू दे रहा है। और यहाँ इंटेल का ARC B5080 भी बजट में एक मजबूत दावेदार बनके उभरा है। आपने रे ट्रेसिंग में AMD के सुधार की बात की थी। अब वो एनवीडिया के मुकाबले कहाँ है? एनवीडिया अब भी थोड़ा आगे है, पर AMD ने RDNA 4 में मतलब जबरदस्त छलांग लगाई है। रे ट्रेसिंग में IPC गेन करीब 31% है, और पाथ ट्रेसिंग जैसी भारी चीजों में परफॉर्मेंस लगभग डबल हुई है। डबल? वाकई? हाँ, तो जो पहले 40-50% का परफॉर्मेंस गैप होता था, वो अब घटकर शायद 20 या 25% के आसपास आ गया है। ये बहुत बड़ा सुधार है AMD के लिए। और ये अपस्केलिंग टेक्नोलॉजीज DLSS 4 बनाम FSR 4, इनमें क्या कहानी है? एनवीडिया का DLSS 4 सिर्फ RTX 50 सीरीज पर ही चलेगा। इमेज क्वालिटी और फ्रेम जनरेशन में शायद थोड़ा बेहतर है। AMD का FSR 4 पहली बार AI इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक बड़ा कदम है, पर अब इसके लिए RDNA 4 हार्डवेयर चाहिए। मतलब पहले वाला FSR तो किसी भी कार्ड पे चल जाता था। हाँ, वो ओपन था। अब FSR 4 के लिए RDNA 4 जरूरी है,
तो मतलब दोनों ही अब एआई पर और हार्डवेयर पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। और वीरैम के मामले में तो AMD का पलड़ा भारी लग रहा है ना, खासकर मिड रेंज में। वीरैम दे रहा है, जैसे RX 960 XT का 16 GB वेरिएंट। भविष्य के गेम्स को देखते हुए ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जहां एनवीडिया के 8 GB या 12 GB वाले मिड रेंज कार्ड्स शायद कम पड़ जाएं। ठीक है, गेमिंग से हटकर अगर AI और कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो आज हम सीधे बात करते हैं 2025 के ग्राफिक्स कार्ड बाजार की। बहुत स्थापित है, AMD और एनवीडिया के बीच जो जबरदस्त टक्कर चल रही है, उस पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास कुछ विश्लेषण है, तो चलिए देखते हैं। ज्यादा पसंद करते हैं। आज हम समझना चाहते हैं कि एनवीडिया की नई ब्लैकवेल मतलब RTX 50 सीरीज और AMD की RDNA 4 यानी RX 9000 सीरीज, इनमें क्या मुख्य अंतर है, परफॉर्मेंस कैसी है, कीमतें क्या हैं और कौन किसके लिए सही है। और हाँ, ये दोनों के लिए बजट परेशानी का सेगमेंट में सबब रही इंटेल के है। आग बैटल मेज का भी जिक्र करना जरूरी है। तो चलिए इस सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत एनवीडिया से करते हैं। इनकी क्या खासियतें हैं इस बार? और दूसरी देखिए, एनवीडिया का जो दिखाता है वो हाई एंड सेगमेंट में तो बना हुआ है। के साथ परफॉर्मेंस स्टेबल ड्राइवर देना कितना रे मुश्किल ट्रेसिंग काम में है। तो वो लीडर और हैं ही। AMD के लिए और तो उनका ये ज्यादा AI बड़ा ecosystem, सिरदर्द होगा। कूड़ा वाला, वो क्योंकि अगर बहुत मजबूत ड्राइवर है। अस्थिर हैं और वो तो उनकी जो DLSS 4 का भी value जिक्र for money था। वाली हाँ, इमेज बिल्कुल है, DLSS उसको 4 जो धक्का लगता AI है। से अपस्किलिंग करता है, विश्वसनीयता और कम अब तो होती है। मल्टी फ्रेम आखिर जनरेशन भी में वो जरा काफी बाजार एडवांस्ड की है। हकीकत इमेज पर क्वालिटी नजर अच्छी रहती डालते है। हैं। बेहतर हुई, कीमत पर वो और एक पहलू तो मार्केट है। शेयर। अच्छा, जैसा हमने पहले भी अब कहा, जरा AMD की तरफ MSRP देखते यानी हैं, सुझाई उनका गई क्या कीमत नजरिया है? और AMD असल का बाजार फोकस कीमत में वो ज्यादा बहुत फर्क हो वैल्यू सकता है। और मिड रेंज पर दिख रहा एनवीडिया है। के हाई एंड कार्ड्स RDNA तो 4 अक्सर बहुत आर्किटेक्चर ज्यादा में प्रीमियम पर IPC बिकते हैं। और मतलब मार्केट इंस्ट्रक्शंस शेयर पर का क्या क्लॉक, हाल है? उसमें वो काफी चौंकाने सुधार वाला है। है। IPC Q125 मतलब में एक रिपोर्ट प्रोसेसर के मुताबिक एक क्लॉक एनवीडिया साइकिल का में मार्केट कितना शेयर काम कर पाता है? 92% तक पहुंच गया था। और ये सुधार 92%? रे ट्रेसिंग में खास तौर पर ज्यादा है। और वो AMD ज्यादा गिरकर VRAM भी दे सिर्फ रहे हैं 8% पर आ और गया। उनका FSR 4 ये अपस्केलिंग एनवीडिया का वो भी अब अब तक AI का पर शायद बेस्ड है सबसे ज्यादा और मार्केट काफी है। कॉम्पिटिटिव है। बाप लेकिन रे, उनके सामने भी 92 चुनौतियां बनाम होंगी। 8, हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब मार्केट शेयर लगभग बढ़ाना एक एक तरफा बड़ी खेल हो चुनौती गया। है। और हाई जाहिर है, एंड रे इससे ट्रेसिंग में एनवीडिया को एनवीडिया कीमतें से तय करने बराबरी में करना और ज्यादा वो छूट अभी मिल भी जाती मुश्किल है। होगी। बिल्कुल। और जैसा आपने ये बाजार एनवीडिया की के लिए मौजूदा कहा, सच्चाई है। AMD और को इसका भी असर एड्रेनलिन कीमतों पर ड्राइवर्स साफ में दिखता है। स्थिरता की तो दिक्कतें आई अगर हम हैं। इस पूरी क्रैश चर्चा का होना, सार टाइम आउट निकालें, होना, ये सब एनवीडिया रिपोर्ट हुआ हाई है। एंड वैसे परफॉर्मेंस एक और AI में लीडर है, आर्किटेक्चरल पर फर्क बहुत भी है। महंगा है। एनवीडिया और का ड्राइवर की ब्लैकवेल स्थिरता एक वो सवाल ज्यादातर पिछले AMD AMD मिड रेंज में बेहतरीन वैल्यू और प्रभावशाली आर्किटेक्चरल सुधार मतलब और ज्यादा VRAM दे रहा है, यूनिट लेकिन ज्यादा, मार्केट पर शेयर और IPC ड्राइवर में बढ़त स्थिरता उतनी इन नहीं दोनों है। पर उन्हें अच्छा। काम करने की जरूरत है। जबकि AMD का यहाँ एक RDNA दिलचस्प 4 सवाल दिमाग में आता है। बुनियादी आर्किटेक्चरल एनवीडिया जहां सुधारों पर मौजूदा ज्यादा टेक्नोलॉजी फोकस्ड को है, स्केल तो करके वहाँ IPC मतलब गेन बड़ा काफी करके ज्यादा है। परफॉर्मेंस निकाल ये तो रहा वाकई है। दिलचस्प है वहीं कि AMD परफॉर्मेंस बढ़ाने इस के लिए बार दोनों ने अलग आर्किटेक्चरल रास्ते चुने कुशलता हैं। पर ज्यादा जोर दे रहा है। अच्छा, अब अगर गेमिंग पर आते भविष्य हैं। में आर्किटेक्चर में 4K बड़े गेमिंग सुधार का क्या करना सीन है? मुश्किल होता गया, देखिए, और 4K में एफिशिएंसी तो Nvidia यानी का कुशलता RTX ही सबसे 5090 अहम बन सबसे गई। पावरफुल तो किसकी है, कोई रणनीति शक लंबी नहीं। दौड़ में ज्यादा कामयाब लेकिन होगी, कीमत, ये सोचने वाली बात वो है। तो आसमान पर है। मतलब MSRP से भी बहुत ज्यादा। 5080 भी बहुत दमदार है। और AMD का RX 9070 XT वो काफी कम कीमत में एक बहुत अच्छा 4K एक्सपीरियंस दे रहा है। और कई बार तो वो अपने कॉम्पिटिटर RTX 5070 Ti से बेहतर भी परफॉर्म कर जाता है। और अगर कोई 1440p या 1080p पर गेमिंग करना चाहे, 1440p में मुकाबला बहुत क्लोज है। AMD का RX 9070 XT अपनी कीमत और परफॉर्मेंस के चलते मतलब कई लोग उसे आम गेमर्स के लिए बेस्ट कार्ड मान रहे हैं। अच्छा, NVIDIA का RTX 5070 Ti पावरफुल है, नो डाउट, पर महंगा है। RTX 50 भी ठीक है, लेकिन उसका 12 GB VRAM वो भविष्य की गेम्स के लिहाज से थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ, आजकल गेम्स जिस तरह VRAM ज्यादा मांग रहे हैं। बिल्कुल, और AMD उसी सेगमेंट में 16 GB दे रहा है। जहां तक 1080p की बात है, तो AMD का RX 9060 XT, खासकर उसका 16 GB वाला वेरिएंट, वो जबरदस्त वैल्यू दे रहा है। और यहाँ इंटेल का ARC B5080 भी बजट में एक मजबूत दावेदार बनके उभरा है। आपने रे ट्रेसिंग में AMD के सुधार की बात की थी, अब वो एनवीडिया के मुकाबले कहाँ है? NVIDIA अब भी थोड़ा आगे है, पर AMD ने RDNA 4 में मतलब जबरदस्त छलांग लगाई है। रे ट्रेसिंग में IPC गेन करीब 31% है और पाथ ट्रेसिंग जैसी भारी चीजों में परफॉर्मेंस लगभग डबल हुई है। डबल? वाकई? हाँ, तो जो पहले 40-50% का परफॉर्मेंस गैप होता था, वो अब घटकर शायद 20 या 25% के आसपास आ गया है। ये बहुत बड़ा सुधार है AMD के लिए। और ये अपस्केलिंग टेक्नोलॉजीज DLSS 4 बनाम FSR 4, इनमें क्या कहानी है? NVIDIA का DLSS 4 सिर्फ RTX 50 सीरीज पर ही चलेगा।
इमेज क्वालिटी और फ्रेम जनरेशन में शायद थोड़ा बेहतर है। AMD का FSR 4 पहली बार AI इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक बड़ा कदम है। पर अब इसके लिए RDNA 4 हार्डवेयर चाहिए। मतलब पहले वाला FSR तो किसी भी कार्ड पे चल जाता था। हाँ, वो ओपन था। अब FSR 4 के लिए RDNA 4 जरूरी है। तो मतलब दोनों ही अब AI पर और हार्डवेयर पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। और VRAM के मामले में तो AMD का पलड़ा भारी लग रहा है ना, खासकर मिड रेंज में। VRAM दे रहा है, जैसे RX 960 XT का 16 GB वेरिएंट। भविष्य के गेम्स को देखते हुए ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जहां एनवीडिया के 8 GB या 12 GB वाले मिड रेंज कार्ड्स शायद कम पड़ जाएं। ठीक है, गेमिंग से हटकर अगर AI और कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो यहाँ तो मतलब साफ तौर पर एनवीडिया का दबदबा है। उनका कूडा इकोसिस्टम बहुत पुराना, बहुत स्थापित है। टेंसर कोर्स AI के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्लेंडर, डेविंची रिजॉल्व, स्टेबल डिफ्यूजन, इन सब सॉफ्टवेयर में लोग एनवीडिया को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो बस काम करता है। और AMD की क्या स्थिति है यहाँ? AMD अपने रॉ CM प्लेटफॉर्म के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रोफेशनल इकोसिस्टम में वो कूड़ा वाली पकड़ बनाना वो अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और फिर घूम फिर के वही बात, ड्राइवर स्थिरता, ये दोनों के लिए परेशानी का सबब रही है। हाँ, 2025 में ये दोनों के लिए एक मुद्दा रहा है। एनवीडिया के 40 सीरीज लॉन्च के समय की दिक्कतें और AMD के एड्रेनलिन ड्राइवर्स में जो हाल में क्रैश और दूसरी प्रॉब्लम्स आई, ये दिखाता है कि नई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्टेबल ड्राइवर देना कितना मुश्किल काम है। और AMD के लिए तो ये ज्यादा बड़ा सिरदर्द होगा। हाँ, क्योंकि अगर ड्राइवर अस्थिर हैं तो उनकी जो वैल्यू फॉर मनी वाली इमेज है उसको धक्का लगता है, विश्वसनीयता कम होती है। आखिर में जरा बाजार की हकीकत पर नजर डालते हैं, कीमत और मार्केट शेयर। जैसा हमने पहले भी कहा, MSRP यानी सुझाई गई कीमत और असल बाजार कीमत में बहुत फर्क हो सकता है। एनवीडिया के हाई एंड कार्ड्स तो अक्सर बहुत ज्यादा प्रीमियम पर बिकते हैं। और मार्केट शेयर का क्या हाल है? वो चौंकाने वाला है। Q1 25 में एक रिपोर्ट के मुताबिक एनवीडिया का मार्केट शेयर 92% तक पहुंच गया था। 92%? हाँ, 92%। और AMD गिरकर सिर्फ 8% पर आ गया। ये एनवीडिया का अब तक का शायद सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। बाप रे, 92 बनाम 8, ये तो मतलब लगभग एक तरफा खेल हो गया। जाहिर है इससे एनवीडिया को कीमतें तय करने में और ज्यादा छूट मिल जाती होगी। बिल्कुल, ये बाजार की मौजूदा सच्चाई है और इसका असर कीमतों पर साफ दिखता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, एनवीडिया हाई एंड परफॉर्मेंस और AI में लीडर है, पर बहुत महंगा है और ड्राइवर की स्थिरता एक सवाल रही है। AMD मिड रेंज में बेहतरीन वैल्यू, प्रभावशाली आर्किटेक्चरल सुधार और ज्यादा VRAM दे रहा है, लेकिन मार्केट शेयर और ड्राइवर स्थिरता, इन दोनों पर उन्हें काम करने की जरूरत है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, एनवीडिया जहां मौजूदा टेक्नोलॉजी को स्केल करके, मतलब बड़ा करके परफॉर्मेंस निकाल रहा है, वहीं AMD इस बार आर्किटेक्चरल कुशलता पर ज्यादा जोर दे रहा है। अगर भविष्य में आर्किटेक्चर में बड़े सुधार करना मुश्किल होता गया और एफिशिएंसी यानी कुशलता ही सबसे अहम बन गई, तो किसकी रणनीति लंबी दौड़ में ज्यादा कामयाब होगी? ये सोचने वाली बात है।